हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। तो अपन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का नेक्स्ट सेगमेंट अब डील करते हैं। तो अपना था सेक्शन 7 अपन डील कर चुके थे, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 थे। सेक्शन 5 नॉर्मली सीपीसी को रेफर करता है कि कोई भी ऑनर अगर प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए सूट लाना चाहता है तो विद इन 12 ईयर्स इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो था, तो विद इन 12 ईयर्स वो सेक्शन 5 के अंदर सूट लेके आ सकता है। सेक्शन 6 में आपको बताया था सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई भी अगर पर्सन को नॉट एज ऑनर बट हैव पोजीशन ऑन दैट प्रॉपर्टी, तो जब उस पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जाता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो विद इन 6 मंथ्स ये सूट लाया जाता है सेक्शन 6 में। जैसे कि हमारा जुडिशियल पोजीशन अपन कह सकते हैं, एज ए टेनेंट भी सूट लेके आ सकता है सेक्शन 6 के अंदर। तो अब सेक्शन 7 की अपन बात करते हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 7 हमारा कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सेक्शन 5 की जैसे ही सीधे सीपीसी को रेफर करता है कि जो भी अगर पोजीशन लेना है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो सीधे सीपीसी 1908 का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बता रहा है कि ए ट्रस्टी में इश्यू अंडर द सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ, कि किसी भी ट्रस्टी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन है, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर सूट लेके आ सकता है। अब एक्सप्लेनेशन सेकंड ये कह रहा है कि एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट होना चाहिए उस प्रेजेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ 3 चीजों की बात कर रहा है, एक तो ऑनर की, दूसरा ट्रस्टी भी इसमें इंक्लूड किया गया, और तीसरी चीज ये बता रहा है कि अगर किसी पर्सन का स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी होगा तो भी वो इन तीनों केसेस के अंदर सूट लाए जा सकते हैं सेक्शन 7 के अंदर। तो अब अपना सेक्शन 8 कहता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। तो यहाँ आपको पता है कि राइट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। और लायबिलिटी उस पर्सन की जिसके पास प्रॉपर्टी पोजीशन में है, वो ऑनर नहीं है, बस प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में है, तो उनकी लायबिलिटी रहेगी सेक्शन 8 के अंदर। तो कि वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करे उस पर्सन के पास जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है उसका। तो यहाँ पे बता रखा है सेक्शन 8 में ये चीजें बता रखी है। फिर कुछ क्लॉजेस बता रखे हैं, तो क्लॉजेस में बता रखा है, फर्स्ट क्लॉज में बता रखा है व्हेन द थिंग क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट एंड ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। जब उसने प्रॉपर्टी एज ए एजेंट और एंड एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रखी हो, एजेंट और ट्रस्टी के टाइटल से होल्ड कर रखी हो, तो उसे इमीडिएट पोजीशन वाले पर्सन के पास प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी। इसका बी क्लॉज ये कह रहा है कि जो अगर कंपनसेशन इन मनी किया जाए, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना होकर और कंपनसेशन इन मनी किया जाए, तो कहीं ना कहीं एडिकेट रिलीफ नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो ये कह रहा था जबकि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन एज ए ट्रस्टी और एज ए एजेंट उसने अपने पास रख रखा हो। तो दूसरा कह रहा है कि कंपनसेशन इन मनी एडिकेट रिलीफ नहीं है। थर्ड आपका कह रहा है कि जो एक्चुअल डैमेज हुआ पार्टी को, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई इमीडिएट पोजीशन वाले पर्सन के पास और उसको जो डैमेज हुआ उसका हम असर्टेन नहीं कर सकते। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी नुकसानी होगी सामने वाली पक्षकार को अगर वो जो प्रॉपर्टी है डिलीवर नहीं हुई तो। और डी क्लॉज में आपको बता रखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड हो गई हो किसी पर्सन के पास, तो उसे इस सेक्शन के अंदर वापस रिवर्ट करनी पड़ेगी, वापस प्रॉपर्टी राइटफुल पोजीशन इमीडिएट पोजीशन वाले पर्सन के पास डिलीवर करनी होगी। तो अपने ये 4 क्लॉजेस थे फर्स्ट में, एजेंट और ट्रस्ट। अब इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अनलेस एंड अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड, जहां तक और जहां तक के तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए। इसका एक्सप्लेनेशन प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट के ऊपर, न्यायालय की उपधारणा के ऊपर बात करता है कि जब तक कि कोई तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तब तक ये उपधारणा, न्यायालय ये उपधारणा लेके चलेगा, कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि अगर 2 क्लॉज बता रखे हैं इसमें, तो ए में बता रखे है कि कंपनसेशन मनी एडिकेट रिलीफ नहीं है पार्टी को, तो सच में नहीं है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि वो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करनी होगी, यहाँ कंपनसेशन से काम नहीं होगा, कंपनसेशन अपने आप में एडिकेट रिलीफ नहीं है अगर पार्टीज कह रही है तो। और बी इसका कह रहा है इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। अगर नुकसान का पता लगाना सच में
पता नहीं लगा सकते, पता लगाना बहुत कठिन है, तो सच में ही कोर्ट भी मान के चलेगा, कोर्ट भी यही प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि सच में वो डिफिकल्ट है और जो प्रॉपर्टी है वो ही ट्रांसफर कर दी जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके 2 क्लॉजेस थे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है, जो कि कहता है डिफेंसेस रेस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ये सेक्शन 9 में डिफेंसेस के ऊपर बात बताई गई है कि डिफेंडेंट वो सारे डिफेंसेस एक्सरसाइज कर सकता है, वो सारे डिफेंस के ग्राउंड्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल थी डिफेंस करने की। अब सेक्शन 9 के बाद हमारा आता है सेक्शन 10, जो कि सेक्शन 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। सेक्शन 10 की हेडिंग बता रखी है कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकते हैं वो अपना सेक्शन 10 बताता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकते हैं, पर यहाँ 3 एक्सेप्शन बता रखे हैं। सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। इन 3 सेक्शंस के अंदर केस नहीं आना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं तो उस पर बाढ़ लग जाएगी कि वो स्पेसिफिक एनफोर्स नहीं हो सकता। अदरवाइज सारे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकते हैं, पर इन 3 सेक्शन के अंदर कोई केस आता है तो वो अपने आप में एनफोर्स नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं हमारे ये 3 सेक्शन, तो अपन एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सेक्शन 11 हमारा बेसिकली कहता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल, कि ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका स्पेसिफिक एनफोर्स होगा, ये सेक्शन 11 कहता है। और इसका सब सेक्शन 2 जो कि 10 में भी मेंशन कर रखा था एज ए एक्सेप्शन, तो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब कभी कोई ट्रस्टी अपना पावर एक्सेस यूज में ले लेता है, अब उसको जितना पावर बता रखा था उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज कर लेता है और कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने के चांसेस हैं, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, उस पर बाढ़ लग जाती है बाय द सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। और सेक्शन 14 हमारा कहता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स। तो ये इसमें 4 क्लॉजेस बता रखे हैं आपके सेक्शन 14 के अंदर। ए में बता रखा है ABCD। ए में बता रखा है आपके वेयर पार्टी, जब कभी पार्टी ने सेक्शन 20 के अंदर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली हो। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस को अपन सेक्शन 20 में रीड करेंगे। अभी अपन ये ध्यान में रख लेते हैं कि 14 का फर्स्ट ग्राउंड जो कि ए क्लॉज में बता रखा है वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के ऊपर बता रखा है। अब बी में ये बता रखा है कि जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, और वो परफॉर्मेंस कैसी हो कि कंटिन्यूस ड्यूटी से रिलेटेड वो परफॉर्मेंस हो जिसका कि कोर्ट भी सुपरवाइज नहीं कर सकता। कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो और ऐसा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चल रहा हो, कंटिन्यूस ड्यूटी से रिलेटेड हो जिसका कि कोर्ट भी सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वहां उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। सी कहता है इसका, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट है तो वहां भी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली एनफोर्स पे बाढ़ लग जाएगी कि किसी भी पर्सन के पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि किसी भी पेंटर के ऊपर है कि आप पेंटिंग बनाइए, तो अपन एनफोर्स नहीं करा सकते उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अपन किसी ने अब डी आपका कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन नेचर डिटर्मिनेबल, कि उसका आसानी से डिटर्मिनेबल इन नेचर है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको पता लगा सकते हैं अपन आसानी से कि कितना कीमत अदा की जाए, कितना अमाउंट बनता है उस चीज के ऊपर, तो ये डी क्लॉज ये कहता है। अब ये 4 क्लॉजेस बहुत जरूरी हैं। फिर अपना आता है सेक्शन 16 जो कि बताता है पर्सनल बार टू रिलीफ। तो अपना सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 जो कि अपन 4 क्लॉजेस में डिवाइडेड है, जिसको कि अपन कर चुके हैं कंप्लीट। फिर आता है अपना सेक्शन 16। तो 16 ये कहता है पर्सनल बार टू रिलीफ, कि कहाँ कहाँ पर्सनल बार लग जाएगी उस स्पेसिफिक रिलीफ के ऊपर। तो यहाँ ABC करके 3 ग्राउंड्स बता रखे हैं। तो फर्स्ट ग्राउंड तो सेम वो बता रखे कि अगर पार्टी सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेती है सेक्शन 20 के वर्चू से, तो वहां कोई रिलीफ नहीं मिलेगी पार्टी को, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेती है तो। फिर बी आपका कह रहा है कि जो पार्टी है वो इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हो गई हो, या वो कोई वायलेट करती हो टर्म्स एंड कंडीशंस का हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या फिर वो फ्रॉड एक्सरसाइज करती हो, सबवर्जन होता हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो भी यहाँ सेक्शन 16 के बी क्लॉज से उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाढ़ लग जाएगी कि अब वो स्पेसिफिक एनफोर्स नहीं हो सकता।
फिर सी अपना कहता है कि कोई भी अगर पार्टी ये प्रूव करने से फेल हो जाती कि वो तो रेडी एंड विलिंग थी काम करने के लिए, पर सामने वाली पार्टी ने ही अपना एक्ट नहीं किया है, तो अगर वो पार्टी ही फेल हो गई अपनी चीज को प्रूव करने से, यहाँ भी उस पार्टी के फेवर में स्पेसिफिक एनफोर्स नहीं होगा, वो रिलीफ पे बार लग जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। फिर इसके एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं, 2 एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे क्लॉज सी को लेकर। तो फर्स्ट में बता रखा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेमेंट ऑफ मनी के ऊपर बात की गई है कि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया था तो हमने भी परफॉर्मेंस नहीं किया, तो यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट करना जरूरी नहीं है, बस ये कह देना कि एक नियत तारीख पे हम जो कीमत है, जो पेमेंट है, हम वो करने वाले थे, ये कह देना, ये विश्वास दिला देना ही बहुत है। और इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर पार्टी ने अपनी रेडी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म बता दी, जैसे कि आपके सी क्लॉज में बता रखा है, रेडी एंड विलिंगनेस बता दी, तो वो ट्रू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यही समझा जाएगा कि सच में उस पार्टी की तरफ से रेडी एंड विलिंगनेस थी उस चीज को लेकर।